हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके क्लास के हिसाब से भी और आपके निजी जीवन में बाद में भी ये काम आने वाला है। अगर आपने काम किया अकाउंट्स के क्षेत्र में तो ये बहुत काम आने वाला आपका है। ये टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैसे तो बच्चों बहुत बृहद एक सब्जेक्ट ही है, पूरा सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कंप्यूटेशन, दूसरा आप कह सकते हैं इसका लॉ होता है, और तीसरा आप कह सकते हैं अकाउंट्स। जीएसटी का लॉ क्या है, जीएसटी का अकाउंट्स क्या है, और जीएसटी को फिर किस तरीके से हम प्रैक्टिस में लाते हैं, कैसे हम हिसाब किताब रखते हैं, और फिर गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उसको कंप्यूटेशन बोलते हैं। तो आपके कोर्स में केवल अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी है, इसको आप कह सकते हो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे हम। बाकी इन दो चीज़ों के बारे में, ना लॉ के बारे में बात करेंगे, ना कंप्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट में नहीं है। और पहले तो ये अकाउंटिंग सीख लीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद वो बात जब टाइम आएगा तब वो भी आपको बताया जाएगा। तो जीएसटी, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दूं कि इसके बारे में बहुत पहले से प्रयास किया जाता रहा है। सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो इसको लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर नहीं लागू हो पाया। उसके बाद 2009 में जब अपनी यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन वो साइन नहीं हो पाया, और फिर नहीं, वो ठंडे बस्ते में चला गया। अगेन मोदी गवर्नमेंट आई, तो मोदी गवर्नमेंट ने फिर 2016 में इसका लॉ बनाया, और 2017 में जुलाई में 1 जुलाई से ये लॉ लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से ये ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया। पूरे इंडिया में अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का केवल एक ही कानून रह गया है, उसी से सब गवर्न होंगे, उसी के अंडर में सब आएंगे। जो भी माल बेचेगा या सर्विसेज बेचेगा वो इसके अंडर में काम करेगा, इसके कानून के हिसाब से काम करेगा। अब ऐसा हो गया। पहले क्या होता था बच्चों कि स्टेट गवर्नमेंट के अलग कुछ टैक्स बने हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है ये, तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग बने हैं, सेंट्रल के कुछ अलग बने हैं। तो बिजनेस करने में आदमी को बड़ी दिक्कत होती थी। बिजनेस करने में, अपना टैक्स का हिसाब किताब देने में बहुत दिक्कत होती थी कि उसको सारी चीज़ें, उसका माल एमपी में जा रहा है तो एमपी के बारे में भी पता होना चाहिए, उसका माल कर्नाटक में जा रहा है तो वहाँ के बारे में भी पता होना चाहिए, वो यूपी में बना रहा है तो वहाँ के बारे में भी पता होना चाहिए, सेंटर दिल्ली में है तो दिल्ली के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको पता रखने में ये एक बहुत वैसा काम था, हरकुलियन टास्क जिसको बोलते हैं, वो था। तो गवर्नमेंट ने ये विचार किया कि क्यों नहीं इन सबको सम करके एक कानून बनाया जाए, और उस कानून के अंदर सारे लोग व्यापार करें, जिससे कि व्यापार में भी आसानी हो, गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन में आसानी हो। तो उसके बहुत सारे फायदे थे, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 2017 में लागू हो गया। अब वो कौन कौन से कानून थे सेंट्रल गवर्नमेंट में?
आपका आता है एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, ये सारे समाप्त किए गए। स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सेल टैक्स लगाती थी, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, कोई लग्जरी टैक्स लगता था। तो ये सारी चीज़ें मिला के अब एक कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके बाहर अब कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा काम था और ये बहुत इजी हो गया है सभी के लिए। अब ये है क्या, इसके बारे में एक हम डेफिनेशन इसकी अगर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? अगर इसकी डेफिनेशन एक बने उसको हम लिखते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं उसके पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव indirect tax levied at the prescribed rate each of the supply, या इसको कह सकते हैं सेल्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड दोनों भी कर सकते हैं ना, गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ बाय द टैक्स पेयर registered under GST। ये डेफिनेशन इसकी निकल के आती है। इसमें कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जो कस्टम ड्यूटी होता था, है ना, लग्जरी टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी, उन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया गया। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, सबको मिला के सम अप कर दिया गया। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, उन सबको मिला के जो बनाया गया है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। अब लेवीड इसको चार्ज करता है, कौन चार्ज करता है? टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जो वही चार्ज कर सकता है जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ। जिस व्यापारी ने जो अपना माल सेल करता है और उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा ये हम अभी आगे आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन करवा सकता है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो अपने प्रत्येक सेल पे, गुड्स की सेल पे या सर्विसेज जो सप्लाई दे रहा है, सर्विसेज जो दे रहा है, उस पर उसको टैक्स कलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया हुआ है कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और व्यापार कर रहा है वो अपनी प्रत्येक सेल पे या प्रत्येक सप्लाई ऑफ सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करेगा प्रेस्क्राइब्ड रेट से, जो रेट बनाए गए हैं उस पर। ये
इन रेट्स को 5 ग्रुप में बनाया गया बच्चों, 5 ग्रुप्स में बनाया गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 5 कैटेगरी में सारी एक्टिविटी को बांटा गया है 5 ग्रुप में। और उनमें से किसी को 0% टैक्स है, किसी को 5, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 28 है। ये टैक्स पेयर इस रेट से जिस कैटेगरी में आता होगा, मान लीजिए 12% की कैटेगरी में आता है तो 12% कलेक्ट करेगा, 18% की कैटेगरी में आता है तो 18% कलेक्ट करेगा। वो अपनी जीएसटी जिसको बेचेगा उससे कलेक्ट करेगा। बात सही समझ में आ गई? ये एक डेफिनेशन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, वो आपको समझाने के लिए समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात ये आती है कि इतने सारे कानून पहले से ही थे तो इसका फायदा क्या है, मतलब नई चीज़ क्या होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको दूर करने के लिए क्या इतना काम किया गया है। इसके कई सारे फायदे हैं। इसका क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब पूरे कंट्री में एक बना दिया गया तो ये हो गया कॉमन नेशनल मार्केट। अब व्यापारी अपने माल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले जाके बेच सकता है और उसको पता होगा कि हमारे जो हम सेल करेंगे उस पर क्या हमें टैक्स कलेक्ट करना है। उसको अलग अलग उस स्टेट के बारे में कानून जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपने पता होगा कि हम कहाँ पे जाके माल बेच रहे हैं, कहीं पे भी जाके माल बेचेगा वो रेट एक ही रहेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट एक ही रहेगा। तो उसको इस बारे में कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उसको गेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया एक नेशनल, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए मार्केट हो गया और वो कहीं भी अपने माल को बेचेगा। एक होता है बच्चों कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब पीछे सेल टैक्स वाला जो रिजीम था जिसमें सेल टैक्स लिया जाता था तो उसमें कई बार क्या होता है टैक्स जो है कॉस्ट में शामिल हो जाता है और उस कॉस्ट में फिर टैक्स लग जाता है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते थे। तो ये इससे दूर हो गया। ये इससे कैसे दूर हो गया? इसमें ऐसी व्यवस्था करी गई है कि आप अगर एक बार टैक्स दे चुके हैं तो और दूसरा आपने और कलेक्ट किया है कैश वो टैक्स, तो क्या होगा कि पिछला आपने जो टैक्स दिया जितने मूल्य पे और आगे आप कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपने 50,000 का कोई माल खरीदा कस्टमर से, वो सप्लायर से 50,000 का माल खरीदा, आपने उसको उसने सेल किया तो आपने उसको 50,000 पे टैक्स दे दिया। अब जब आप फर्दर सेल करेंगे तो आप 50 का 60,000 में करेंगे तो वैल्यू एड कितनी हुई? 10,000 की। तो आप 10,000 का टैक्स गवर्नमेंट को देगी, ना कि पूरे 60,000 का। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो ये टैक्स पर टैक्स देने का सिस्टम जो है ये खत्म हो गया, जिससे कि कंज्यूमर को फायदा होगा। कंज्यूमर को फायदा होगा क्योंकि उसको टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तीसरा इसमें फायदा हो सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि हमने पहले बताया कि कॉमन मार्केट हो गया, उसको व्यापारी को बहुत सारे कानूनों को जानने की ज़रूरत नहीं है तो उसका बिजनेस करने में आसानी हो जाएगा। उसको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है। कहीं भी माल ले जाना है, मान लो एकदम से उसके पास ऑर्डर आ गया कि कर्नाटक में माल भेजना है तो वो कर्नाटक में भेज देगा, आसाम में भेजना है आसाम में भेज देगा। तो उसको ये अलग से कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि, तो इसलिए उसका काम आसान हो जाएगा। फोर्थ इसमें जो आप फायदा उसमें लिख सकते हैं कि
कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन। आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। वो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो आपकी लायबिलिटी है और वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सरल सरल 2-3 फॉर्म बनाए गए हैं, उसके जरिए से वो बेच सकता है आराम से। अगला इसमें कर सकते हैं कि कैश मिनिमाइज कैश इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता ही है कि डिजिटलाइजेशन का टाइम है, तो धीरे धीरे करके कैश पे जो डिपेंडेंस कम की जा रही है, कैश का प्रचलन कम किया जा रहा है, जिससे कि अकाउंट्स में पैसे आएंगे, अकाउंट से ही जाएंगे। तो लिहाजा हमारा कैश इकोनॉमी की कमी होगी और देश के डेवलपमेंट के लिए वो ज़्यादा हमें ज़्यादा इशू नहीं करनी पड़ेगी करेंसी सरकार को। सरकार ज़्यादा करेंसी नहीं इशू करेगी, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये कैश इकोनॉमी को मिनिमाइज करना है, ये एक फ़ायदा है। और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। कैश इकोनॉमी को कम कर दिया है, आपका FDI जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास कानूनों का बहुत ज़्यादा जंजाल नहीं होगा। एक सिंपल कानून होगा तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। GDP को कैलकुलेट करने में हमें आसानी होती है, हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा, क्योंकि GST में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होंगे। उसके लिए नियम बनाया गया है कि कितना बिजनेस तक में कितने बिजनेस तक में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो सरकार के पास डाटा ईजिली अवेलेबल होगा। पहले क्या था कि सरकार के पास डाटा नहीं रहता था, सब अलग अलग बटे रहते थे। अब एक प्लेटफॉर्म कर दिया गया है जहाँ की डाटा इकट्ठा हो जाएगा और वो उससे GDP आपको इवेल्युएट करने में पता सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे वाली हैं, ये सारी चीज़ें इस GST से फ़ायदा हुआ है। अब बच्चों आते हैं, हम बात करते हैं कि ये शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब आप आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, जब व्यापारी व्यापार करता है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन बना दिया गया और रजिस्ट्रेशन के नियम बना दिए गए। और रजिस्ट्रेशन अंडर GST, इसमें क्या किया बच्चों कि 2 कैटेगरी बनाई है। नंबर 1 तो है फॉर द नॉन हिल एरिया। नॉन हिल एरिया से मतलब समझते मैदानी इलाका, जहाँ की पहाड़ नहीं, वहाँ के लिए इन्होंने जो टारगेट बनाया है वो बनाया है कि अगर सप्लाई 40 लाख और अबव है, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख और अबव है इन एरिया, एक साल में अगर सप्लाई या सेल्स आप कह सकते हो 40 लाख या उससे ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो ये आपका 20 लाख और अबव इन ईयर। अगर आप सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं तो एक साल में अगर 20 लाख से ज़्यादा की आपकी वैल्यू है सर्विस देने की तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है।
इससे नीचे है तो आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर इतना है तो आपको पक्का करवाना ही पड़ेगा। हिल एरिया में यही सप्लाई ऑफ गुड्स अगर 20 लाख एंड अबव इन ईयर, अगर हिल एरिया में आप रह रहे हैं, हिल एरिया में व्यापार कर रहे हैं और सप्लाई आपकी एक साल में 20 लाख या उससे ऊपर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की ये 10 लाख हो जाता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का अगर आपका टर्नओवर 10 लाख एंड अबव है तो आपको रजिस्ट्रेशन हिल एरिया में कराना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और क्या कंपलसरी है? ये तो आपका आ गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब बच्चों नया वर्ड आ गया आपके लिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे टर्म्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। इंट्रा स्टेट क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अभी आप केवल जान लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई में ये आपको है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब आती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में कंपल्सरी है नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। बात समझिए, अगर 1 रुपए की भी आपने अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई माल कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा जीएसटी के अंदर। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है? जीएसटी। हिल एरिया में है तो टर्नओवर सप्लाई ऑफ गुड्स का है 40 लाख और अबव है तो आपको कंपलसरी लेना है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं आप तो 10 लाख और अबव है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हिल एरिया में आ जाते हैं तो 20 लाख सप्लाई ऑफ गुड्स में है और 10 लाख सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, जबकि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई में आपको करवाना ही करवाना है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हम अभी आपको बताते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी आया जा रहा है नंबर, जब हम टर्म्स डिस्कस करेंगे सारे तब हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, इंटर स्टेट क्या है और इंट्रा स्टेट क्या है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी ऑफ जीएसटी। ये भी टर्म आपके अभी धीरे धीरे आते जाएंगे क्योंकि आपको सबसे रूबरू होना है, नहीं आप जानेंगे तो आप अकाउंटिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। कैटेगरी जीएसटी क्या होता है? नंबर 1 CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST,
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 तरीके की कैटेगरी जीएसटी में है जो आपको अभी पढ़ना है, जिसके बारे में आपको अभी जानना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है बच्चों? जब व्यापारी अपने माल को इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, क्या आ गया इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट का मतलब है जब उसी स्टेट में, जैसे कोई आदमी यूपी में अपना व्यापार कर रहा है और उसने दूसरे व्यापारी को यूपी में ही माल बेचा, जैसे आगरा का कोई व्यापारी है और वो लखनऊ में अपना माल बेच रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। कानपुर का कोई व्यापारी है, नोएडा में अपना माल भेज रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। इलाहाबाद का कोई व्यापारी है, बनारस में अपना माल भेज रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। बात समझ गए? अगर स्टेट का स्टेट में सप्लाई करता है तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, और इंटर स्टेट किसको कहेंगे? जब व्यापारी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बाहर जाके सब माल सप्लाई करता है तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। समझ गए बात? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि जब व्यापारी माल बेचता है तो उसको टैक्स कलेक्ट करना होता है। अब टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसको आधा जो है ना 1/2 तो सेंट्रल को भेजना होता है और 1/2 स्टेट को भेजना होता है। समझ गए बात? अगर हमने 100 रुपये कलेक्ट किए हैं, सेल किया माल और 100 रुपये हमने टैक्स के कलेक्ट किए हैं, तो हम उसके 50 रुपये सेंट्रल को देंगे और 50 रुपये स्टेट को देंगे। ये कानून है, कानूनन है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता कि सेंट्रल है उसको ज़्यादा दे दो, स्टेट को कम दे दो, ऐसा कुछ नहीं। आधा आधा हम कर देंगे। अगर मान लो ये 12% का है, 12% की किसी स्लैब में आता है तो 6% हम इनको दे देंगे और 6% इनको दे देंगे। बात समझ में आ गई? अगर ये 28% की स्लैब में आता है तो 14% इनको दे देंगे और 14% इनको दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये दो अलग अलग क्यों बनाए गए बच्चों? सेंट्रल के अपने काम हैं और स्टेट के अपने काम हैं। सेंट्रल अपने काम करता है, तमाम हाईवे बनाता है, तमाम प्रोजेक्ट और बनाता है, कहीं डैम बना रहा है, कहीं कुछ नदी बना रहा है, कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, तो उसके अपने काम होते हैं। और स्टेट के अपने काम होते हैं, उसको तमाम विकास काम करने पड़ते हैं, उसको भी रोड्स बनानी पड़ती हैं, उसको भी नगरों के विकास करने पड़ते हैं, तो वो अपने काम के लिए ये टैक्स इकट्ठे करता है। तो इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है कि हम आधा आधा बांटेंगे। अगर टैक्स 28% मिल रहा है तो 14% सेंटर को जाएगा और 14% स्टेट को जाएगा। लेकिन यही अगर हमने माल किसी दूसरे स्टेट को भेज दिया, हमने माल किसी दूसरे स्टेट को भेज दिया, तो वहाँ पे आईजीएसटी लागू होगा और ये फुल टैक्स एक ही जगह आईजीएसटी में चला जाएगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा वो, और पूरा पैसा सेंटर को चला जाता है। बाद में हो सकता है, बाद में होता ही है कि वो सेंटर बंटवारा कर लेता है, वो एक अलग बात है, वो अभी आपके जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो अकाउंटिंग में आप ये जानिएगा कि जब हम माल की सप्लाई किसी इंटर स्टेट में कर देते हैं, किसी दूसरे स्टेट में कर सकते हैं, हम अपने स्टेट से बाहर कर देते हैं, तो हमें आईजीएसटी लेना होता है और आईजीएसटी का पैसा सेंटर को चला जाता है। उसके तमाम फॉर्म वगैरह होते हैं जो भर के भेजे जाते हैं कि हमने इतना इतना ऐसे कलेक्ट किया, वो सारा डिटेल होता है। उसमें आप अभी नहीं जाइए, अभी तो हम केवल अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं। अभी तो हम केवल अकाउंटिंग पर्पज से कि अकाउंटिंग में आपको क्या क्या जानना चाहिए, वो उसके पर्पज से बात कर रहे हैं।
तो इंट्रा-स्टेट सप्लाई और इंटर-स्टेट सप्लाई समझ गए आप। CGST क्या है, SGST क्या है और IGST क्या है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमने बता दिया आपको। 3 तरीके से कैटेगरी GST की डिवाइड होगी। अब आगे चलते हैं, हम और थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपसे, जिससे कि आपको अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई हमने समझ लिया। अब हम जो अपने परिभाषा आपको लिखी थी, वो उसमें लिखा था कि लेवी ऑफ GST, जो अपना व्यापारी है वो क्या करेगा कि जब माल बेचेगा तो कलेक्ट करेगा, तो टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स कलेक्ट करना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो टैक्स कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को सेल करेगा, वो सेंड करेगा। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो ही इसको लेवी कर सकता है, वो ही इसको चार्ज कर सकता है। सबसे पहले उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी वो चार्ज कर पाएगा। अब वो किस तरीके से करेगा, देखो 2-3 तरीके हैं इसके। अभी हमने बताया था आपको कि इंट्रा स्टेट का अलग होगा और इंटर स्टेट का अलग होगा। अब लेवी ऑफ GST अंडर सप्लाई ऑफ इंट्रा स्टेट। जब हम इंट्रा स्टेट में सप्लाई करते हैं तो हम 2 लेते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। एक लेंगे CGST और एक लेंगे SGST। ठीक बच्चों, CGST जो भी प्रेस्क्राइब होगा उसका 1/2 यहाँ भेजेंगे, 1/2 यहाँ भेजेंगे। 12% है तो 6% यहाँ और 6% यहाँ। ठीक, अगर 12% हमने लिया है तो 6% हम सेंट्रल को भेज देंगे और 6% हम उसको भेज देंगे। तो इसको हम CGST और SGST में कर देंगे। और लेवी ऑफ GST when goods supplied to interstate। जब हम इंटरस्टेट में सप्लाई करते हैं, मतलब हम आउटसाइड अपने स्टेट से बाहर जाके सप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, तो हम IGST देते हैं और फुल अमाउंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं। समझ गए बात। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हमने आपको बताई थी, दोबारा डिस्कस कर देता हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई when goods supplied in same state or within state। इंट्रा स्टेट सप्लाई कब मानी जाएगी, जब हम माल को उसी स्टेट में सेल करते हैं, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई when goods supplied
outside the state. जब हम माल को अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करते हैं तो हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब बात आती है कि ये तो हमने कलेक्ट किया, लेकिन वैल्यू, अब इस पर देखेंगे वैल्यू, हम इसको मिटा देते हैं। ये तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया उससे, ठीक बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली। वैल्यू ऑफ जीएसटी, हम जीएसटी को वैल्यू कैसे करेंगे, किस अमाउंट पे करेंगे, ऑन विच अमाउंट? जब हम जीएसटी कैलकुलेट करने चलेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमको जीएसटी किस अमाउंट पे कलेक्ट करना है। तो बच्चों इसके लिए मैं बता रहा हूं कि लिस्ट प्राइस होती है आपकी, लिस्ट प्राइस होती है, फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट अगर दे दिया है और कैश डिस्काउंट अगर दे दिया है, लिस्ट प्राइस में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर व्यापारी ने माल बेचा है और उसने कोई कैटलॉग दिया हुआ था, उसके बाद वो कोई ट्रेड डिस्काउंट उस पर अलाउ करता है, कोई कैश डिस्काउंट उस पर अलाउ करता है, तो वो सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर वैल्यू, उस पर जो है ना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी बीच में अगर कोई पार्सल पेमेंट कर दिया है, पूरा पेमेंट नहीं करता है कभी कभी, तो उस पार्सल पेमेंट में जितना पेमेंट आया है केवल उसी का डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ, एक उदाहरण से समझते हैं। पर एग्जाम्पल लेते हैं। विजय ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली sold goods to Mewaram of Delhi of rupees 50,000 and allowed trade discount at the rate 5%, prepare a invoice. विजय ट्रेडिंग कंपनी को ये है जिसने कि माल मेवाराम, विजय ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली की है, उसने मेवाराम दिल्ली को कोई माल 50,000 रुपये का सप्लाई किया है और उसने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है 5%। तो आपको अब कैलकुलेट करना है कि इसमें अच्छा जीएसटी, CGST and SGST is
6% ईच। ऐसा भी बोल सकते हैं, CGST SGST 6% ईच कह दिया, इसका मतलब 12% का वो स्लैब होगा, 12% के स्लैब में आता होगा वो, तभी उन्होंने कहा है कि 6% ईच। वो ऐसे भी कह सकते हैं GST इज 12%, केवल GST 12% कर सकते हैं, तब आपको इसको आधा आधा करना पड़ेगा, CGST 6% और SGST 6%। अब आपको इसका इनवॉइस बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको नोटिस करेंगे कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्यों बच्चों इंट्रा स्टेट क्यों है? क्योंकि दिल्ली का माल दिल्ली में जा रहा है, इसलिए ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमें CGST और SGST कलेक्ट करना है। अब लिस्ट प्राइस क्या था? 50,000 था, ठीक है ना, 50,000 लिस्ट प्राइस था, लेस ट्रेड डिस्काउंट, फाइव परसेंट। कितना हो गया 5%? यही हुआ ना। इसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्सेबल अमाउंट। हम सारे डिस्काउंट को, लिस्ट प्राइस में से सारे डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तब वो आएगा कि ये टैक्सेबल अमाउंट है। अभी हमको इस पर CGST लगाना है। CGST 6% लगाना है, तो 6% हो गया। सॉरी 2,850 प्लस SGST @6%, @6%, और ये भी हो गया 2850, और इसको प्लस कर देंगे। ये हो गया इनवॉइस वैल्यूज को। बात समझ में है बच्चों? अगर हमको लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसके बाद कोई डिस्काउंट देना है, तो उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, GST कैलकुलेट करेंगे, CGST कैलकुलेट करेंगे। तो ये चूंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, इसलिए CGST और SGST हमें अलग अलग कैलकुलेट करना था। इस तरीके से कैलकुलेट करके ये हमारा इनवॉइस बन जाएगी। इस तरीके से एक और लेते हैं जिसमें कि हम कैश डिस्काउंट को भी लेंगे, एग्जाम्पल 2, ठीक है ना बच्चों? एक और लेते हैं, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट पे ही हमें लेना है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। एग्जाम्पल 2, माधुरी फैब्रिकेटर्स of Agra sold goods to Maya of Lucknow of rupees 20,000 and allowed a trade discount
at the rate 5% and cash discount at the rate 2%. CGST and SGST is 6% each. इसमें एक नई चीज और, ट्रेड डिस्काउंट तो पहले कैलकुलेट किया ही था, अभी ये कैश डिस्काउंट और आ गया है। अभी आपको कैश डिस्काउंट और कैलकुलेट करना है, तो बच्चों कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दे लो। लिस्ट प्राइस थी 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%। 5 का मतलब हो गया 1,000, ये हो गया 19,000 रह गया। लेस कैश डिस्काउंट को भी यहीं पे माइनस करेंगे। अब कैश डिस्काउंट इस पे आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, समझ गए क्या बात? इस पे नहीं आएगा, इसके बाद इस पे आएगा 2% है, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। 18,620 ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है ना। 20,000 आपने लिस्ट प्राइस था, आपने ट्रेड डिस्काउंट 1,000 5% से, तो 19,000 रह गया, और 380 आपका 2% से कैश डिस्काउंट आपने दे दिया, तो 18,620 आपका रह गया क्या टैक्सेबल अमाउंट। अब इसमें CGST 6%, SGST एट द रेट 6%, इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना बच्चों। तो कितना हुआ, करीब 1,117 रुपीज, 1,117 ये, 1,117 ये, और फिर इसको टोटल करना है। ये आ गई आपकी इनवॉइस क्वांटिटी, इतना पैसा आपको चार्ज करना होगा उससे, समझ गए बात। ये पैसा आपको चार्ज करना होगा 20,854। तो अगर कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जो बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और टैक्सेबल अमाउंट में जितने परसेंट से लागू होता है वो लागू कर लें। अगर 18% होता तो हम 9% से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, अगर 28% से होता तो हम 14% से, वो स्लैब लागू होगी, प्रेस्क्राइब्ड रेट उसमें सब में दिया हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है कि किस पे कितना परसेंट लगेगा। ये तो हमने आपको उदाहरण के लिए बताया हुआ है। एक और इसमें हो सकता है बच्चों कि अब किसी ने माल तो ले लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन पेमेंट किया केवल 50,000 पार्सल पेमेंट किया, तब क्या आप करोगे इसमें, तब कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी करके मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आज इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन लेंगे।
तब बाकी बातें फिर करेंगे। एग्जाम्पल 3, मोहन एंड कंपनी, आगरा, sold goods to Mewaram and Sons, Delhi, of rupees 50,000 and allowed a discount of discount of 5% and cash discount 2%. मेवाराम paid 30,000 at this time. Remaining payment will be paid later on. CGST and SGST is 12%, 6% each. इसमें दो प्रॉब्लम और आ गई जो पीछे कैलकुलेट किया था उससे अलग हटके दो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये आ गई कि ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि मोहन एंड कंपनी आगरा का है और मेवाराम एंड सन्स दिल्ली के हैं, तो दोनों स्टेट अलग हो गए, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए इस पर IGST कैलकुलेट करना पड़ेगा, CGST और SGST नहीं। समझ गए बात? CGST और SGST नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको IGST कैलकुलेट करना है। आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट प्राइस कितना दिया है? 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, it means 2,500. Less cash discount. कैश डिस्काउंट एक तो इस पे कैलकुलेट होता है, इस पे भी नहीं होता है, तो उसने केवल दिया है 30,000। तो कैश डिस्काउंट जितना पेमेंट अभी किया गया है कैश डिस्काउंट उसी पे तो लागू होगा। कैश डिस्काउंट आगे कैश देगा उस पर नहीं लागू होगा। तो अभी उसने केवल दिया है 30,000, तो 30,000 का कितना हो गया? 600। 2% से 30,000 का 600 हो गया, तो ये आ गया आपका 46,900 है, जिसपे कि आपको IGST कैलकुलेट करना है। बात समझ गए? अब ये IGST 6% में रखो, क्योंकि वो तो हमने CGST और SGST के लिए नोट किया था। मान लीजिए इस पर 5% लागू होता है, तो अब आप लिखेंगे प्लस IGST
ये हो गई आपकी इनवॉइस वैल्यू। बात ठीक समझ में आ गई? कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल अमाउंट? ये टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर उसने पार्सल पेमेंट किया है तो केवल जो पार्सल पेमेंट किया है उसी पर कैश डिस्काउंट, नहीं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर हम माइनस करेंगे, उस पर कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद IGST, CGST, SGST जो भी लगाना है वो हम लगा देंगे। चूँकि ये इंटर स्टेट सप्लाई थी इसलिए हमने इसमें IGST लगाई है। तो बच्चों ये था आज का, कुछ अपने टर्म्स आपको समझाए, GST क्या है वो हमने आपको बताया, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कैटेगरीज GST की क्या है, कुछ टर्म इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम अगले जो सेशन करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, इनपुट GST और आउटपुट GST क्या है, उनको किस तरीके से हम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसको ले जाएंगे हम अपने अकाउंट्स में। फिर उसके बाद हम अकाउंट्स में कुछ एंट्रीज आपको करके बताएंगे कि हम जब GST चार्ज कर लेंगे, क्योंकि पैसा जब आपके पास आया तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको उसकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो वो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? अभी तो आपने केवल उसकी भूमिका समझी है कि कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जिससे आपको फेस करना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे आपको बाकी बातें बताएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मन आ जाए तो, नहीं तो बाय बाय, ओके।